हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। स्पेसिफिकली बात करूं तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्वस्त कर दिया है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने एंड कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। केस ए से लेके हमने केस ई तक पढ़े हैं। इतने सारे हमने वेरिएशन देख लिए हैं प्रोजेक्टाइल के। और अब आज के इस लेक्चर में हम इंक्लाइंड प्लेन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, है ना। और बस आपका इंक्लाइंड प्लेन इन क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन आपके लिए। अर्ज किया है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन, अच्छा, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओह माय गॉड, इतनी सारी चीजें दे दी हैं एक बार में नन्ही सी जान, कैसे करेगा इतना सारा काम। अरे यार, लाल पेन क्यों चल जाता है, लाल पेन नहीं चाहिए मुझे। चलिए, ये है आपका एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ठीक है। ये है आपका एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल कितना है भाई, बेस से 30 डिग्री, है ना। चलिए, तो ये जो अल्फा है आपका, ये आपको 30 डिग्री दे दिया गया है ना। अल्फा आपको 30 डिग्री दे दिया गया है। और क्या बोला है, 45 डिग्री के एंगल से उसने फेंका है आपके प्रोजेक्टाइल को। तो ये लो भाई, ये प्रोजेक्टाइल मैं बना देता हूँ। 45 डिग्री से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, ठीक। ये प्रोजेक्टाइल, ओहो, प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से यूं फेंक दिया गया, ठीक। चलिए, वेरी गुड। हाँ, ये बात हमने कर ली। ये एंगल है आपका 45 डिग्री, यानी कि बीटा आपको कितना दे दिया है, 45 डिग्री का एंगल दे दिया है। अब ध्यान से समझेंगे, जो बनता है पहले वो तो लिख ही लेंगे, है ना। क्या पूछा है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, रेंज पूछी है, ठीक है। करते हैं पहले जो बनता है वो कर लें यार। हमको पता है एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाने वाला है, ठीक। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि इसके ये जो वाई एक्सिस है, या मैं बोलूँ यहाँ पर यू वाई आएगा, इस यू वाई के अपोजिट में, इस यू वाई के अपोजिट में यू साइन बीटा होगा। दिस इज यू कॉस बीटा, है ना। चलिए, इस यू वाई के अपोजिट में एक कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, जो कि जी कॉस अल्फा होगा, आपको पता है, ठीक। और इस यू कॉस बीटा के अपोजिट में एक कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, जो क्या होगा, अले टेढ़ा बन गया, अले 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 टेढ़ा बन गया। चलो, ये हो गया जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा जी साइन अल्फा, ठीक। जो बनता है यार वो तो हम लिख ही लेंगे, पहले लिख लिया। चलिए, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। ये भी मैंने आपको बताया है यार, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला है 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ u बताया है क्या, अ पार्टिकुलर एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, u नहीं दिया है आपको u नहीं दिया है। u कैसे नहीं दिया है, u तो देना चाहिए था। u ले लो यहाँ पर 10√2, चलो u ले लो यहाँ पर 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए, मैंने आपको दे दिया है u, तो u की वैल्यू आ गई 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा इज साइन 2u साइन बीटा होगा, सॉरी 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। 2u साइन बीटा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। जी की वैल्यू रख दूँ 10, कॉस अल्फा की वैल्यू रख दूँ 30, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, या हो जाएगा 20√2 इंटू साइन 45 इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू कॉस 30 इज √3/2। हाँ कि ना, बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 1/√2 है, 1/√2 से ये √2 कट जाएगा, क्लियर। हाँ, और क्या, इस 2 से काट दो ये 5, ये काट दो 5 4 जा 20, तो क्या क्या बच रहा है, इतना सब कट गया, बचेगा क्या 4 ये कुछ बचा √3 बचा है। चलो, 4/√3 सेकेंड, ठीक है ना। 4/√3 सेकेंड इज द आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमने निकाल दिया। कुछ भी बड़ी बात नहीं थी, अब नेक्स्ट है रेंज, ठीक। आइए रेंज की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए, रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज का फॉर्मूला यार, या तो आपको याद होना चाहिए, और अगर यही याद है तो फिर कैसे करेंगे वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू 2
यू स्क्वायर साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा। लेकिन हमको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूले में रख के हर कोई निकालेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपके पास रेंज का फॉर्मूला था यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, चलिए रेंज आपको निकालनी है। यू एक्स की वैल्यू आपके पास है क्या, यू एक्स की वैल्यू है आपके पास यू कॉस बीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस बीटा यानी कि 10√2 इंटू कॉस बीटा यानी कॉस 45 इज 1/√2, √2 से √2 कट गया तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। यू एक्स की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 4/√3 इंटू 4/√3, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस माइनस हो जाएगा क्या, देखो जी साइन अल्फा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी यानी कि 10 जी साइन अल्फा, अल्फा इज 30 डिग्री साइन थीटा साइन अल्फा मतलब, ठीक है, और टी स्क्वायर यानी 4/√3 का स्क्वायर, 4/√3 का होल स्क्वायर। चलिए आइए निकालते हैं आगे। रेंज इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 40/√3 माइनस साइन 30 इज 1/2, 1/2 से कट जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 इंटू 16/3। ठीक, कुछ कटेगा क्या, नहीं कुछ कट तो नहीं रहा है। r इज इक्वल्स टू 40/√3 माइनस 3 2 6/80। कट सकता है ना, क्यों नहीं कट सकता यार, ये कट तो रहा है, 2 8 60। हाँ, अब देखो 4/√3 माइनस 40/3 है ना। चलिए 40/3 इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। क्लियर है, कुछ भी बड़ी चीज नहीं थी। देखो अब आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है, अगर आप बेसिक तरीके से चलोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला था रेंज का फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन में याद मत रखना। ठीक है, क्लियर है, पक्का 100%। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन ध्वस्त खत्म एकदम बढ़िया तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, जरूरत तो नहीं पड़ सकती इस डायग्राम की, हमको पड़ सकती है यार, इसको रखे रहता हूँ। हम इस डेटा को मिटा देते हैं बस, है ना। चलो आ जाओ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने। फाइंड बीटा सो दैट पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये तो बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। चलिए तो डायग्राम में बिठाना ही पड़ेगा ये तो चोट हो गई, ये तो बड़ा टॉइंग हो गया। चलिए आइए अब क्वेश्चन जरा समझते हैं। वो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैं उसका डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ, तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। देखिए आपके पास एक इंक्लाइंड है ऐसा, ठीक, मान लो ये अल्फा है ना। फाइंड बीटा सो दैट पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है भाई, चलिए तो अगर हम एंगल की बात करें तो मैं एंगल आपको गिवन दे देता हूं यार, थोड़ा सा आसान बना देते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक स्टेप हम नीचे ले आते हैं। 45 डिग्री का एंगल मैं आपको दे देता हूं। अब वो आपसे बीटा पूछ रहा है, बीटा पता करो कैसे, जब आपका प्रोजेक्टाइल कैसा हिट करे, हॉरिजॉन्टल हिट करे। ठीक है ना, ये आपका मान लो प्रोजेक्टाइल है, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको फेंका और ये कैसा हिट करे, ऐसा हॉरिजॉन्टली हिट करे जाके ऐसे। ठीक है ना, मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, अगर हॉरिजॉन्टली हिट करेगा तो इसका क्या मतलब है आप समझना। हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब ये है कि इसके पास यहां सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होने वाली। मतलब हॉरिजॉन्टली आके हिट कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टली हिट करने के लिए उसने बोला है, उसने हिंट दी है कि आप उसकी अंग्रेजी पकड़ो, इंक्लाइंड को हॉरिजॉन्टली हिट करे, इस अंग्रेजी को आप पकड़ो इस तरीके से कि जब ये प्रोजेक्टर या ये पार्टिकल जाके हिट करेगा इंक्लाइंड को तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या हो, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो, वाई डायरेक्शन में उसके पास कोई भी वेलोसिटी ना हो। ऐसे करना है आपको। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहां से प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, यह है वेलोसिटी u, ये है एंगल बीटा, ठीक है ना, जो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए ये है आपकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये होगी आपकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं। देखो मैं इंक्लाइंड प्लेन पर जा रहा हूँ और इंक्लाइंड प्लेन पर मान रहा हूँ कि मैंने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से वहाँ फेंका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा होगा यार। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपके पास है 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसमें वैल्यू आपको अल्फा की 45 डिग्री दी गई है,
तो आप 45 डिग्री रखोगे 1/√2, √2 घूम के ऊपर चला जाएगा, √2 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा फॉर्मूला 2√2/g इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, 2√2u sin बीटा अपॉन 2√2u sin बीटा अपॉन जी। ठीक है ना, u की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, चलिए ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा। अब अगर मैं मान लूं ग्राउंड से प्रोजेक्शन, क्या मान लूं कि जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो ग्राउंड से हो रहा है, मैं ये वाला जो एंगल है ये भी इंक्लूड कर लूं, तो जो टाइम लग रहा होगा, मुझे एक बात बताओ, मैं चाहे इंक्लाइंड प्लेन पर बैठकर बॉल को फेंकूं, जितना टाइम बॉल यहां से यहां जाने में ले रही है मान लो वो टाइम t है, और अगर वही प्रोजेक्टाइल मोशन मैं ग्राउंड से ले लूं, क्या ले लूं, ग्राउंड से ले लूं, अब ये ग्राउंड से इंक्लूड कर लूं, तो मुझे इस एंगल को इंक्लूड करना पड़ेगा बीटा के साथ। आई मेरी बात समझ में? अभी तक जब तक आप इंक्लाइंड प्लेन देख रहे थे, सुनना मेरी बात, जब तक आप इंक्लाइंड प्लेन देख रहे थे तब आप प्रोजेक्शन यहाँ से मानते थे इंक्लाइंड प्लेन पर और इंक्लाइंड प्लेन पर खत्म कर देते थे। ठीक, टी टाइम में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्शन मैं ग्राउंड से देखना चाहता हूँ, ये ग्राउंड है 45 डिग्री और ये प्रोजेक्टाइल जो आपने फेंका है ये है बीटा। मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल में अब क्या 45 डिग्री का एंगल जुड़ जाएगा अगर मैं ग्राउंड से देखना चाहूँ तो, ग्राउंड से प्रोजेक्शन देखूँ तो? हाँ बिल्कुल सही, बीटा प्लस 45 डिग्री का हो जाएगा सर प्रोजेक्शन। मुझे बताओ ग्राउंड से अगर मैं प्रोजेक्शन देखूँ तो क्या बॉल जो यहाँ से उठ रही है यहाँ गिर रही है उसका टाइम बदल जाएगा क्या? नहीं, टाइम उसका थोड़ी ना बदलेगा। कैलकुलेशन इस हिसाब से एडजस्ट होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहे, सेम रहे। भले ही आप इंक्लाइंड प्लेन से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, भले ही आप ग्राउंड से देखो प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं मैथमेटिकली। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने फॉर्मूला लगाया है ये इंक्लाइंड प्लेन पर बैठकर लगाया है, इंक्लाइंड प्लेन के लिए फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। बट इफ आई एम कंसीडरिंग ग्राउंड टू considering projection from ground, हम ग्राउंड से प्रोजेक्शन अगर कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि भाई अब एंगल जो है ग्राउंड से कितना हो गया है 45 डिग्री प्लस बीटा। ठीक, फाइनली जब हॉरिजॉन्टली जाके आपकी बॉल टकरा रही है तो उसके पास एक्स डायरेक्शन की बस वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी खत्म हो गई। अच्छा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं है लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हाँ सर माइनस जी का एक्सेलरेशन है। तो यहां पर आपको वाई डायरेक्शन में दो चीजें पता है, एक तो फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन माइनस जी, तो हम वाई डायरेक्शन में कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं समझना मेरी बात, देखो कंसीडरिंग प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितनी होगी, कितनी होगी मुझे बताओ, यू वाई कितनी होगी, यू वाई होगी आपकी यू साइन बीटा प्लस 45 डिग्री, हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं? ठीक, ये हो जाएगी u cos बीटा प्लस 45 डिग्री, क्योंकि मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, और ये हो जाएगी u साइन बीटा प्लस 45 डिग्री। यहां लिख देता हूं u साइन बीटा प्लस 45 डिग्री, बीटा प्लस 45 डिग्री माइनस g इंटू टी। अब देखो सुनो मेरी बात, यहां से आपको पता चलेगा कितने टाइम में आपका प्रोजेक्टाइल यहां से उठेगा और यहां जाके टकराएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से टकराएगा आपका प्रोजेक्टाइल कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और वो इंक्लाइंड को हॉरिजॉन्टली जाके हिट करेगा। ठीक है ना, इतने ही टाइम में। भाई ये जो टाइम आप यहां से निकालोगे ये तो वही टाइम है ना जो इंक्लाइंड प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट है। चाहे आप ग्राउंड से कंसिडर करो चाहे आप इंक्लाइंड प्लेन से कंसिडर करो, प्रोजेक्टाइल को तो उतना ही टाइम लगना है ना यहां से वहां जाने में। अगर आप अपना रिस्पेक्ट चेंज कर दोगे टाइम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम चलता रहता है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? तो यहां से मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा और उसको किससे इक्वेट कर दूंगा, इससे इक्वेट कर दूंगा। क्लियर बात है? चलिए तो यहां से मैं निकालता हूं टाइम की वैल्यू। आइए, जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन बीटा प्लस 45 डिग्री, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, यू साइन बीटा प्लस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, आ गई वैल्यू, टी इज इक्वल टू यू साइन बीटा प्लस 45 अपॉन जी आ गई है भैया, थक गए रे। चलिए
तो अब क्या करना है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। मुझे पता है ये दोनों टाइम सेम है, इसलिए इन दोनों टाइम को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो इक्वेट कर दें। इक्वेट करना तो बहुत आसानी से हो जाता है, हमको तो यू बन जाता है। ये लो, इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो मैं आमने सामने रखता हूँ 2√2 यू साइन बीटा लिख लेता हूँ भाई अपॉन जी, है ना, इसको हटा दो यहाँ से, इज इक्वल टू यू साइन बीटा प्लस 45 डिग्री, यू साइन बीटा प्लस 45 डिग्री अपॉन जी। ठीक है ना, जी से जी कट गया, यू से यू कट गया। ठीक है भाई, और कुछ कट सकता है क्या? नहीं, अभी और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो गया 2√2 साइन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस 45, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस बी कितना होगा, कॉस 45 इज 1/√2 प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस बीटा कॉस ए साइन बी, साइन 45 इज 1/√2। 1/√2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2√2 साइन बीटा, 2√2 साइन बीटा, 1/√2 कॉमन लिया, साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बचा। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई है, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैसे डर तो मुझे भी लगता है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है यार। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं करेगी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जैसे भूत होते हैं ना, भूत, अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हनुमान चालीसा याद है, भूत परेशान नहीं करेगा। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आपको परेशान नहीं करेगी अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री को दिल लगा के। तो ठीक है, चलिए भाई, तो 2√2 साइन बीटा यहाँ पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 इंटू √2, ये हो जाएगा 2, 2 2 4, हटा देता हूँ यहाँ से, ये कर देता हूँ 4 साइन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। अब ये 4 साइन बीटा है, ये साइन बीटा इधर आएगा, 3 साइन बीटा बना देगा। चलिए तो आइए करते हैं आगे सॉल्व इसको। 3 साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा, ये आ गया कितना, 10 बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो बीटा कितना आ गया, बीटा कितना आ गया, बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3। बीटा ही पूछा था आपसे बीटा ही पूछा था जी, बिल्कुल आपसे बीटा ही पूछा था, और वो आ गया है 10 इनवर्स 1/3। दिस इज दी आंसर। लो भाई, अगर आप बीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 1/3 रखते हो, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो बॉल है, ये जाके सीधे इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट करेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन करते हैं खत्म, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट फुल एंड फाइनल क्वेश्चन को करते हैं ध्वस्त। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए अल्फा एंड बीटा सो दैट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखिए ये जो चल रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन जरूरी नहीं है डाउन है ना, सारे मिक्स क्वेश्चन है हमारे। अभी तक तो अप भी थे, बॉटम से टॉप ही था सारा प्रोजेक्टाइल, डाउन के तो अभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना। तो प्रोजेक्टाइल ऑन दी इंक्लाइन प्लेन कर सकते हैं अपन, प्रोजेक्टाइल ऑन दी इंक्लाइन प्लेन, है ना। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑन कर देता हूँ इसको, क्या कर देता हूँ, ऑन दी इंक्लाइन प्लेन, बस, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो दैट आर्टिकल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर। अरे यार, अभी एक वही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों आपको दे दिया है, और रिलेशन बोल रहा है निकालो इनके बीच में। इससे पहले आपको दे दिया था 45 डिग्री का एक एंगल, लेकिन अब नहीं दिया है। कोई बात नहीं, और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। यह है अल्फा, और आप जो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो वो फेंक रहे हो किस पे, बीटा पे। ठीक है ना, तो ये है आपका प्रोजेक्टाइल, और आप ये फेंक रहे हो किस पे, बीटा पे। दिस इज योर प्रोजेक्टाइल, जिसको आपने फेंका है किस एंगल पे, 45 डिग्री के, 45 तो दिया ही नहीं है, बीटा एंगल दिया है। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। अब यार जो हमको पता है, और जो कंफ्यूजन आपको हो सकती है, मैं सब कुछ डिस्कस आपके साथ करूंगा। देखो, सबसे पहले जो पता है वो बना लो, यू कॉस बीटा, यू साइन बीटा, और क्या, यू साइन बीटा के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका, जी कॉस अल्फा, याद है, जी कॉस अल्फा, और यू कॉस बीटा के अपोजिट में क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा। ठीक है ना, जी साइन अल्फा, याद है, ये सारी चीजें तो याद होंगी। चलिए भाई, सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी हमने ये बात पता की थी कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन देखोगे इंक्लाइंड प्लेन पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप निकालो तो निकाल सकते हो 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, है ना। यही होता है फॉर्मूला, बिल्कुल यही होता है।
बट अब बात इतनी सी हो गई है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल टकरा रहा है ना, आपका जो प्रोजेक्टाइल टकरा रहा है वो 90 डिग्री का एंगल करके टकराएगा। कैसे टकराएगा? ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के टकराएगा। 90 डिग्री का एंगल बना के टकराने का क्या मतलब है, वो आपको क्या हिंट देना चाह रहा है, समझो। जब प्रोजेक्टाइल यहां आएगा और टकराएगा इंक्लाइन प्लेन से, 90 डिग्री होने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? Vy वेलोसिटी होनी चाहिए। x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी x डायरेक्शन में? 0 होने वाली है। यहां पर Vy होगी, ये बात पक्की है कि Vy ही होगी, Vx का कोई भी कंपोनेंट नहीं आने वाला है जब परपेंडिकुलर आके टकराएगा आपका प्रोजेक्टाइल किससे? इंक्लाइंड प्लेन से। ठीक है, ये बात पक्की है। तो चलो Vx 0 है। अब यह बात समझना, Vx 0 है। कितने टाइम में आपका प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंच जाए इस तरीके से कि आपका Vx क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम ये x के डायरेक्शन में एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है x की डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? 0। x के डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन भी पता है, तो हम x डायरेक्शन में अपना कैलकुलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इन x डायरेक्शन, ओहो, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। पिछले वाले क्वेश्चन में y डायरेक्शन की वेलोसिटी को 0 किया गया था, उसमें हमारे पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास नोन था, इसलिए हमने y डायरेक्शन में कैलकुलेशन की। यहां पर हमको x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 कर दी गई है और x डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन भी पता है, इसलिए हम एनालिसिस कहां कर रहे हैं? x डायरेक्शन में कर रहे हैं। समझना मेरी बात ध्यान से। सो Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, प्लस ax इंटू टी। ठीक है, चलिए Vx कितना है? 0। Ux कितना है? Ux है u cos बीटा। अब आपके दिमाग में यहां एक डाउट आएगा कि सर यहां पर आपने ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन क्यों नहीं लिया? आपने यहां पर ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में आपका प्रोजेक्टाइल ऐसा था और कैसे गिर रहा था भाई? हॉरिजॉन्टल जा रहा था। कैसा जा रहा था? हॉरिजॉन्टल जा रहा था। मतलब उसके पास Vx वेलोसिटी 0 नहीं थी और उसकी Vy वेलोसिटी 0 थी। अब आप ये समझो, अगर मैं एनालिसिस ग्राउंड से नहीं करता, अगर मैं एंगल ग्राउंड से नहीं लेता, तो आपके पास एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट था उसको आपको तोड़ना पड़ता। नहीं आई बात समझ में? फिर से बोलता हूं, देखिए, जब आपके पास लास्ट क्वेश्चन में आपका प्रोजेक्टाइल यहां से उठ के हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा था, तो फाइनली x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी आपके पास, बट y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने ay लिया था किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ, माइनस g। नीचे की तरफ आपने g लिया था कि नहीं? तो नीचे की तरफ जब आप g ले रहे हो, इसका मतलब ये है, सुनना मेरी बात, नीचे की तरफ आप g ले रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो आप ये तभी कर सकते थे जब आप अपने प्रोजेक्शन कहां से लो? ग्राउंड से लो। अगर आप अपना प्रोजेक्शन इंक्लाइंड प्लेन से मानते तो आपको g के कंपोनेंट करने पड़ते, इसको g cos अल्फा बनाना पड़ता, इसको g sin अल्फा बनाना पड़ता। क्लियर? आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। बट अभी के केस में क्या हो रहा है? अभी के केस में क्या हो रहा है? आपकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, आपके पास x डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो क्या हम यहां पर सीधे सीधे इक्वेशन नहीं लगा सकते? यहां पर हमको ग्राउंड प्रोजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ux की वैल्यू मैंने क्या रखी? u cos बीटा प्लस ax कितना है? माइनस g sin अल्फा, और वैल्यू निकाल ली t की। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू t की? t इज इक्वल्स टू u cos बीटा अपॉन g sin अल्फा, अपॉन g sin अल्फा। आएगी कि नहीं? वैल्यू आएगी। t इज इक्वल्स टू u cos बीटा अपॉन g sin अल्फा। क्लियर 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 क्लियर। सेम वही बात। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट है जब आप इंक्लाइंड प्लेन पर देख रहे हो, ठीक है ना? और जब आप इंक्लाइंड प्लेन पर दूसरे तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो, आप x डायरेक्शन में कैलकुलेशन करके निकाल रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो सही, वो ये टाइम भी क्या होना चाहिए? इसके बराबर ही होना चाहिए। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या कर देंगे हम? इक्वेट कर देंगे। ठीक है, चलिए इक्वेट करते हैं। आइए इक्वेट कर देते हैं। दिस इक्वल्स टू u cos बीटा, दिस इक्वल्स टू u cos बीटा अपॉन g sin अल्फा। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं इसको। g से g काट दो, u से u काट दो, और क्या बचा? और क्या बचा? ये हुआ 2 sin बीटा, sin बीटा के अपॉन में cos बीटा ले आओ, तो ये बन जाएगा tan बीटा, 2 tan बीटा, और ये कितना हो जाएगा? cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इज cot अल्फा।
क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। 2 tan बीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा, या आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan अल्फा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं इनका, tan बीटा, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको रिलेशन अल्फा और बीटा के बीच में निकालना है ना, ठीक है। तो रिलेशन आ गया है, tan बीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना, ये आ गया आपका रिलेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पिक्यूलियर क्वेश्चन था, आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए भाई, इस लेक्चर में हमको इतने ही क्वेश्चंस देखने थे, अब हम करते हैं इस लेक्चर को खत्म। क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में करता हूं यहीं पर एंड। अगर हमें समय मिलेगा तो हम रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल भी देखेंगे, लेकिन उसका लेक्चर मैं अलग से डालूंगा अभी, क्योंकि हमको थोड़ा सा पेस बढ़ाना है, थोड़ा सी और जल्दी चलना है। तो हम जितने भी ज़्यादा टॉपिक थे हम देख चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग से आपके लिए एक रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल का भी लेक्चर लेकर आऊँ, अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद, अभी उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।